मैंने मेरे कल के लेक्चर में आपको अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल समझा दिया था और मैंने डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वह एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझा दिया था। क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने अलग अलग तरह के 3 तरह के यूनिट सेल बताए थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, एज लेंथ और रेडियस रिलेशनशिप, पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर, यह सारी चीजें बताई थी। मैं एग्जैक्टली वहीं से चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करता हूं। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। क्यूब के अंदर लेट्स आइडेंटिफाई all the element of symmetry. Element of symmetry in a cube. Now, we have got 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। क्यूब में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द थर्ड इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड काउंट द टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। एक क्यूब में कुल मिला के कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। We talk about point of symmetry. Point of symmetry. क्यूब में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगी एंड दैट इज एट इट्स बॉडी सेंटर। क्यूब के ठीक बॉडी सेंटर पर जो पॉइंट है वह पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। There would be only one point of symmetry in a cube. Body center पर यह जो point है, this would be called point of symmetry. We have got only one point of symmetry in a cube. Element of symmetry में इधर लिखते जाता हूं, एक तो point of symmetry है प्लस। Now let's try to identify and let's try to count how many axes of symmetry are there in a cube. Axis of symmetry. क्यूब में 3 तरह की axis of symmetry होती हैं। यह एक क्यूब है। इस क्यूब में 2 फेस सेंटर्स, जो अपोजिट फेस सेंटर्स हैं, उन दोनों अपोजिट फेस सेंटर्स को टच करते हुए, लेट मी चेंज द कलर, यहां अपोजिट फेस सेंटर्स हैं। बॉडी सेंटर से पास होते हुए अपोजिट फेस सेंटर्स को जोड़ते हुए यह एक एक्सिस है एंड दिस वुड बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैन यू काउंट हाउ मेनी such axis of symmetry would be there? Opposite face centers को जोड़ते हुए यदि हम यह एक्सिस ड्रॉ करें, बॉडी सेंटर से पास होती है, इसको हम y एक्सिस के अलोंग देख सकते हैं। इसी तरह से आप सोच सकते हैं यदि वहां पर 6 फेसेस है, ऊपर नीचे 2 फेस, दाएं बाएं 2 फेस और आगे पीछे 2 फेस,
कुल मिला के यदि 6 फेस है तो वहां पर 3 पेयर बनेंगे, अपोजिट फेस के 3 पेयर बनेंगे, और इन तीनों पेयर के फेस सेंटर्स को जोड़ते हुए वहां पर इस तरह की 3 एक्सेस बनेंगी। हम इन दोनों फेस के सेंटर को जोड़ते हुए यह एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम अपोजिट फेस, आगे और पीछे वाले फेस को जोड़ते हुए हम इस तरह से एक एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की वहां पर 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी। 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। वंस अगेन सोचने का तरीका 2 तरीके से सोच सकते हो। दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, this axis is y axis, and perpendicular to both would be the z axis. इस तरह से यह तीनों ही एक्सेस, ऑरिजिन इज एट द बॉडी सेंटर, ऑरिजिन बॉडी सेंटर पर, क्यूब के बॉडी सेंटर पर ऑरिजिन है। तो एक्स एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई, वाई एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और जेड एक्सिस भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दूसरा सोचने का तरीका कि हम फेस सेंटर्स को मिला रहे हैं। 6 फेसेस से क्यूब में अपोजिट फेस सेंटर्स को मिला रहे हैं। 6 फेसेस से कुल मिला के 3 तरह के पेयर बनेंगे, ऊपर नीचे वाला पेयर, दाएं बाएं वाला पेयर और आगे पीछे वाला पेयर। इस तरह से 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें यहां मिल गई। इसके अलावा इसी क्यूब में बॉडी डायगोनल, मतलब अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ते हुए एक्सेस इमेजिन कीजिए। बॉडी डायगोनल, दिस इज वन ऑफ द वर्टाइसेस एंड दिस इज वन ऑफ द वर्टाइसेस। दे आर अपोजिट वर्टाइसेस, डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस। इन दोनों वर्टाइसेस को जोड़ते हुए यदि मैं एक्सेस ड्रॉ करूं, इसे हम बॉडी डायगोनल कहेंगे। दिस वुड ऑल्सो बी द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्यूब। क्यूब के लिए यह भी एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। और इस तरह की कितनी एक्सेस बन सकती है? एक क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल। वो चारों बॉडी डायगोनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगे। इसी तरह की हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि हम अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ रहे हैं। कुल मिला के वहां 8 वर्टाइसेस है, कुल मिला के वहां 8 वर्टाइसेस है। अपोजिट वर्टाइसेस को जब हम जोड़ेंगे तो 8 वर्टाइसेस के कुल मिला के 4 पेयर बनेंगे, 8 divided by 2. One passing through this vertices, another one passing through this vertices, another one passing through this vertices, and the fourth one passing through this vertices. इस तरह की कुल मिला के 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। इधर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनी और इधर कुल मिलाकर 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। अब एक और तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। एक और बार हम क्यूब ड्रॉ करते हैं और इस क्यूब में अब आप देखिए डायगोनल अपोजिट एज के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। डायगोनल अपोजिट एज के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए।
यह एक एज है और इसका डायगोनल अपोजिट यह एक एज है। डायगोनल अपोजिट एज के सेंटर्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा इस तरह की एक एक्सिस दिखाई देगी। आई से दिस इज ऑल्सो एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस तरह की कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेट्स ट्राई टू काउंट। साधारण सा तरीका, नंबर ऑफ एजेस कितनी है जरा देख ले। ऊपर 4 एज दिख रही है, वर्टिकल 4 एज दिख रही है और नीचे 4 एज दिख रही है। एक क्यूब में कुल मिला के 12 एजेस है। हम डायगोनली अपोजिट एजेस के सेंटर्स को जोड़ रहे हैं। 12 divided by 2, there would be 6 pairs of diagonal opposite edge centers. मैं वहां 6 डॉट लगा देता हूं। एक तो इन चारों एज के सेंटर्स से पास होती हुई, ऊपर के चारों एज सेंटर्स से जो पास होंगी वो ऑटोमेटिकली नीचे के भी चारों एज सेंटर्स से पास होंगी, और वर्टिकल दोनों एज के सेंटर्स से पास होती है। इस तरह से कुल मिला के 6 एक्सिस बनेंगी। इस तरह की भी इस जगह पर 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। We have got 6 axes of symmetry of this type. The total number of axes of symmetry in a cube is 13. एक क्यूब में 13 axes of symmetry होती है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो सिर्फ एक है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुल मिला के इधर 3, इधर 4, इधर 6, 6 plus 4 plus 3, we have got 13 axis of symmetry in a cube. Now, the next is the plane of symmetry. How many plane of symmetry do we have in a cube? Let's try to identify them and count them. Plane of symmetry. मैं वंस अगेन एक क्यूब बनाता हूं। इस क्यूब में y एक्सिस के परपेंडिकुलर xz plane which can be obtained by joining the centers of 4 edges. वर्टिकल 4 edges जो हमको दिख रही हैं उनके सेंटर्स को जोड़ते हुए एक प्लेन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। नाउ दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यह एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अबाउट क्यूब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, रखा हुआ। इस तरह के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं?
भाई दो तरीके से सोच सकते हो। मैंने कहा y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन, अनदर वुड बी x एक्सिस के परपेंडिकुलर y z प्लेन, द थर्ड वुड बी z एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन। इस तरह से कुल मिलाकर वहां पर तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। या दूसरे तरीके से सोचकर बता दूं, हम चार एज के सेंटर्स को मिलाकर यह प्लेन बना रहे हैं। हम चार एज के सेंटर्स को मिलाकर यह प्लेन बना रहे हैं। वहां पर कुल मिला के 12 एजेस है। 12 एजेस के कितने पेयर बन जाएंगे, कितने चार चार के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 12 डिवाइडेड बाय 4, 3। इस तरह के तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वी हैव गॉट 3 सच प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह के वहां पर तीन होंगे। एक और तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं एक और बार क्यूब बनाता हूं। डायगोनल अपोजिट एजेस को जोड़ दीजिए। डायगोनल अपोजिट एजेस को जोड़ दीजिए। यहां एक एज है और इधर एक एज है, डायगोनल अपोजिट है। इन डायगोनल अपोजिट एज को यदि मैं जोड़ देता हूं तो इस तरह का एक प्लेन बनेगा। यह प्लेन को ध्यान से देखिए। This is the plane. It's a plane of symmetry. इस तरह के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जरा समझे। डायगोनल अपोजिट दो एक्सिस को जोड़कर यह प्लेन बनाया जा रहा है। कुल मिला के कितनी एक्सिस है? 12 एक्सिस। 1 2 3 4, 4 ऊपर, 4 वर्टिकल और 4 नीचे। कुल मिला के 12 एक्सिस है। 12 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह के 6 प्लेन बनेंगे। कैसे? एक तो यह दिख रहा है आपको, एक यह बनेगा, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। 4 तो ऊपर के 4 एक्सिस के साथ हो गए और 2 इस तरह से वर्टिकल, ऐसे और ऐसे। कुल मिला के 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह के बनेंगे। वी हैव गॉट 6 सच प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आर 9। वी हैव गॉट 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। In all, we have got 1 plus 13, 1 point of symmetry, 13 axes of symmetry, 9 plane of symmetry. In all, we have got 23 element of symmetry in a cube. Element of symmetry in a cube is 23. Element of symmetry in a cube is 23. क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हमारे सिलेबस में है, तो क्यूब के बारे में तो काफी सारी बातें हमें सीखनी ही होंगी। यह एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जरा ध्यान से देखिए। कहीं कोई डाउट हो तो इसी समय पूछिए। पॉइंट ऑफ सिमेट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह की 3, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
और इस तरह की 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायगोनल अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ते हुए बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब के, और एज के सेंटर्स को जोड़ते हुए, डायगोनल अपोजिट एज के सेंटर्स को जोड़ते हुए, इस तरह की 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिमाग में हमेशा के लिए रट लेना जरूरी है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री एक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 30 एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23. Now, my next article is the concept of Miller indices. मैं बोर्ड साफ कर दूंगा। Shall I proceed? The next is the concept of Miller indices. Although it's a concept of 3-dimensional geometry, यह जो कंसेप्ट है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, मगर सॉलिड स्टेट में कई ऑब्जेक्टिव्स में, कई प्रॉब्लम्स में इसका एप्लीकेशन आता है। सिंस वी विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सॉलिड स्टेट, इसलिए हम इसे इधर पढ़ रहे हैं। द कंसेप्ट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ प्लेन और रिप्रेजेंट अ प्लेन। किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि कोई प्लेन है तो उस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए मिलर इंडाइसेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करा जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। यह कोई 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। There is x, y, z coordinate system. We have got x axis, we have got y axis and we have got z axis। और इस 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यह कोई प्लेन है। थ्री-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एनी प्लेन, यह प्लेन एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां पर भी यह एक्स एक्सिस को काटेगा उसे हम कहेंगे इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस। यदि यह एक्स एक्सिस को काट रहा है a, 0, 0 पर, this would be called intercept along x axis। यदि यह प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम कहेंगे कि यह इंफिनिटी पर एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेप्ट वुड बी इंफिनिटी। इसी तरह से जो भी प्लेन होगा वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं पर काटेगा। 0, b, 0, and that would be called intercept along y axis। Intercept along y axis is b।
इसी तरह से यह प्लेन कहीं ना कहीं z एक्सिस को भी काटेगा। 0, 0, C, and that is termed as intercept along z axis। इसे हम intercept along z axis कहेंगे। 0, 0, C। अब first of all we reciprocate the intercept। हम इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट ए, उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट बी, उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट सी, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। तीनों इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करने के बाद वी मल्टीप्लाई इट बाय अ सुटेबल फैक्टर so that they become minimum integral values। अब इसे हम किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k बाय ए, k बाय बी, k बाय सी, जिससे कि यह स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज बन जाए। दिस इज मिलर इंडाइसेस। These are Miller indices of the plane। यह इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस है। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का प्लेन है। यह कोई प्लेन है। एक्स एक्सिस पर यह 2, 0, 0 पर काट रहा है। वाई एक्सिस पर 0, 4, 0 और जेड एक्सिस पर लेटर से 0, 0, 3। इस तरह का कोई प्लेन है। Intercept along x-axis is 2, intercept along y-axis is 4 and intercept along z-axis is 3। हम 2 को रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/2। इंटरसेप्ट along x-axis को रेसिप्रोकेट कर दिया 1/2। इंटरसेप्ट along y-axis को रेसिप्रोकेट कर दिया 1/4। इंटरसेप्ट along z-axis को रेसिप्रोकेट कर दिया 1/3। इसे अब हमें एक सुटेबल इंटीग्रल फैक्टर से, किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज बन जाए। इस केस में वह सुटेबल फैक्टर होगा 12, 12/2, 12/4, 12/3। and we'll say Miller indices are 6, 3, 4। These are the Miller indices of this plane। These are Miller indices of the plane। मैं दोबारा समझाता हूं। जस्ट इमेजिन इस तरह का कोई प्लेन है। एक्स एक्सिस पर 2, 0, 0, वाई एक्सिस पर 0, 4, 0 और जेड एक्सिस पर 0, 0, 2। What must be the Miller indices? 2 को रेसिप्रोकेट करा, 4 को रेसिप्रोकेट करा, 2 को रेसिप्रोकेट कर दिया।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट कर दिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट कर दिया, जेड एक्सिस के लॉन्ग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट कर दिया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको. द मिलर इंडाइसेस आर 2, 1, 2. If we have plane perpendicular to y-axis, यदि हमारे पास कोई प्लेन परपेंडिकुलर टू y-axis है, उसके मिलर इंडाइसेस क्या होंगे? यह x एक्सिस, यह y एक्सिस और यह z एक्सिस. इफ वी हैव गॉट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इस तरह का प्लेन होगा. दिस इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. यह x एक्सिस को कहां पर काटेगा? इंफिनिटी पर. इंटरसेप्ट अलोंग x एक्सिस वुड बी इंफिनिटी. ये z एक्सिस को कहां पर काटेगा? इंफिनिटी पर. इंटरसेप्ट अलोंग z एक्सिस वुड आल्सो बी इंफिनिटी. और y एक्सिस को कहां पर काटेगा? एक फाइनाइट पॉइंट पर 0, b, 0. किसी पॉइंट बी पर. मिलर इंडाइसेस निकालने के लिए x एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करना है 1 बाय इंफिनिटी. y एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करना है 1 अपॉन b. और z एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करना है 1 अपॉन b. इस जगह पर जो फैक्टर मल्टीप्लाई हम करेंगे दैट इज b. b by infinity would be 0, b by b would be 1, b by infinity is 0. Miller indices are 0, 1, 0. This would be the Miller indices. If we have got a plane parallel to XY plane, we have got a plane parallel to XY plane. This is x axis, this is y axis, and this is z axis. For a plane parallel to XY plane, यह प्लेन होगा कैसा, दिखेगा कैसा? इस तरह से किसी z एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होते हुए इस तरह का यहां प्लेन दिखेगा. z एक्सिस को किसी फाइनाइट पॉइंट c पर काटेगा 0, 0, c. x एक्सिस को इंफिनिटी पर काटेगा. इंटरसेप्ट अलोंग x एक्सिस वुड बी इंफिनिटी. इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस वुड बी आल्सो इंफिनिटी. मैं x एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करता हूं, y एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करता हूं और z एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकेट करता हूं 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय c. Here the suitable factor would be c. c by infinity would be 0, c by infinity would be 0 and c by c would be 1. So Miller indices are 0, 0, 1. Like this, we used to write Miller indices of a plane. अब Miller indices इस कंसेप्ट का एक ड्रॉबैक है. That drawback is you can never differentiate parallel planes. आप पैरेलल प्लेन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे.
पैरेलल प्लेन विल हैव सेम मिलर इंडाइसेस। इसका मतलब इस प्लेन के साथ पैरेलल यह कोई प्लेन है, इन दोनों प्लेन के मिलर इंडाइसेस सेम होंगे। इस प्लेन के पैरेलल यह कोई प्लेन है, इसके मिलर इंडाइसेस सेम होंगे। इसके साथ पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है, इसके मिलर इंडाइसेस सेम होंगे। जितने भी प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, सबके मिलर इंडाइसेस सेम 0 1 0। जितने भी प्लेन पैरेलल टू एक्सवाई प्लेन है, सबके मिलर इंडाइसेस सेम होंगे 0 0 1। Miller indices have got this major disadvantage that parallel plane will have identical values of identical set of Miller indices. Looking at Miller indices of the plane of the two plane, you can't differentiate parallel plane. Parallel plane को आप differentiate नहीं कर पाओगे।